बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सुकूत ढाका के बाद पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी सानेहा था। तो यकीनन ये बात, इस तरह मैंने कहा, गलत नहीं है। सुकूत ढाका ने मुल्क को दो लख्त किया, भुट्टो की फांसी ने कौम को दो लख्त किया। भुट्टो के तख्तादार पर झूल जाने के बाद अगली कई दिहाइयों तक वोट लेने और वोट देने की सबसे नुमाया वजह यही रही कि कोई भुट्टो का हमदर्द था, कोई भुट्टो का मुखालिफ, यानी कि पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो इन्हीं दो चीज़ों में डिवाइड रही कि वोट या तो प्रो भुट्टो है या एंटी भुट्टो है। भुट्टो ही पाकिस्तान की सियासत का सबसे ज़्यादा रेलिवेंट बल्कि ओनली फैक्टर रहा। सियासी जमातों के मंशूर गैर अहम हो गए, उनके उम्मीदवारों के किरदार गैर मुतल्लिका हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी नज़रियात व अफ़कार से हज़ार इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं और यकीनन उनकी शख्सियत की बहुत सारी चीज़ें थी कि जो कि मुतनाज़े थी, लेकिन ये बात उनके बड़े से बड़े सियासी हरीफ भी मानते हैं कि वो एक करिश्माती शख्सियत के मालिक थे। आवाम के साथ उनका लगाव, आवाम के साथ उनकी जो इंगेजमेंट थी वो एक बहुत ही सहर अंगेज़ अंदाज में दिखाई देती थी। एक ज़ेर अशात किताब एक शायर की सियासी यादें में मुसन्निफ लिखता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब लाहौर आए तो एयरपोर्ट पर नौजवान कतार बनाए खड़े थे और उनमें से एक नौजवान अपनी कमीज उतार कर उनसे सड़क की गर्द झाड़ रहा था। बल्कि कई नौजवान जो उस कतार में खड़े थे वो सब यही अमल अंजाम दे रहे थे और साथ ही इस जुमले का विर्द भी कर रहे थे। पंजाबी में कह रहे थे, यानी हमारा भुट्टो यहाँ से गुजरेगा। फुटपाथ पर एक ज़ईफ औरत बैठी थी, चंद नौजवान उसके गिर्द जमा थे। एक ने उस बूढ़ी नाबीना औरत से पूछा कि अम्मा, पंजाबी में पूछा, इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि माँ आप तो देख नहीं सकती, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और उसने उसी ज़बान में जवाब दिया कि मैं भुट्टो को देख तो नहीं सकती लेकिन उसकी खुशबू तो सूंघ सकती हूँ। ये सब हकीकी वाक़यात हैं और इन्हीं वाक़यात की बिना पर मेरा मासूमाना सवाल है, अवाम का अपने सियासी कायदीन से लगाव और रोमांस अब क्यों गायब होता जा रहा है? क्या अवाम सियासत से उकता गए हैं या सियासी लीडर उनकी अवामी उमंगों पर पूरा नहीं उतर रहे? आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी है। कोई उन्हें शहीद बोले या कोई उन्हें मरहूम बोले, ये हर किसी को आज़ादी हासिल है, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ लोग मर के भी अमर हो जाते हैं और इस बात की गवाही ये शेर दे रहा है कि मार डालेगा उसे जुर्म का एहसास नदीम, कत्ल करके जिसे मकतूल पे सबकत न मिली। अहमद अदीम कासमी साहब का शेर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 21 जून 1978 को अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर एक किताब जिसका उन्वान था मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी, इस उन्वान से एक ख़त लिखा था। हम आपके साथ उस ख़त की चंद बातें शेयर करते हैं और आपको अंदाज़ा होगा, अगेन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। भुट्टो साहब लिखते हैं, भुट्टो लिख रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो को, एक बेकस कैदी अपनी प्यारी बेटी और अपनी ज़हीन बेटी को भला कैसे उसकी सालगिरह की मुबारकबादी का ख़त लिखे जो बेटी अपने बाप की ज़िंदगी की जंग लड़ रही हो, जो खुद भी नज़रबंद हो और उसकी माँ भी नज़रबंद हो। मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने तक कैसे जाए, एक हथकड़ी से दूसरी हथकड़ी तक ये मुबारकबाद कैसे पहुंचे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिखते हैं, मेरी सबसे प्यारी बेटी, इस जेल की सलाखों में तुम्हें क्या तोहफा दे सकता हूं जिन सलाखों से मैं अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हें अवाम का हाथ तोहफे में देता हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या तकरीब मुनक्किद कर सकता हूं? मैं तुम्हें एक मशहूर नाम, एक मशहूर याददाश्त की तकरीब का तोहफा देता हूं। तुम सबसे कदीम तहजीब की वारिस हो। उस कदीम तहजीब को इंतहाई तरक्की और इंतहाई ताकतवर बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करो। तुम्हारे दादा ने मुझे फख्र की सियासत सिखाई, तुम्हारी दादी ने मुझे गुर्बत की सियासत का सबक दिया। मैं उन दोनों बातों को मजबूती से थामे हुए हूं। प्यारी बेटी, मैं तुम्हें सिर्फ एक पैगाम देता हूं, यह पैगाम आने वाले दिन का है और तारीख का पैगाम है। सिर्फ अवाम पर यकीन रखो और उनकी फलाह के लिए काम करो। अल्लाह ताला की जन्नत तुम्हारी वालिदा के कदमों तले है और सियासत की जन्नत अवाम के कदमों तले है। लेकिन आपसे जरा ब्रीफली हम ये भी शेयर करते हैं, शायद बहुत सारे लोगों के इल्म ना हो कि भुट्टो साहब को फांसी लगी क्यों थी। दरअसल सारा मुकदमा क्या था? जरा मामला यह था
11 नवंबर 1974 पाकिस्तान की उस वक्त की कौमी असम्बली के रुकन थे अहमद रजा कसूरी साहब। जी हाँ, वही अहमद रजा कसूरी साहब है जो कि इस वक्त आप इनको टॉक शोज में देखते हैं, मुशर्रफ साहब की पार्टी के अहम मेंबर हैं। 11 नवंबर 1974 को कसूरी साहब लाहौर में अपने अहल खाना के साथ गाड़ी में जा रहे थे। अचानक गाड़ी पर फायरिंग हुई। कसूरी साहब महफूज रहे। फायरिंग से उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान जाँ बहक हो गए। कसूरी साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर फायरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर की गई है। कसूरी साहब ने कहा, भुट्टो ने एक दफ़ा मुझे कौमी असम्बली में धमकियां देते हुए कहा था, अब खामोश हो जाओ, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने FIR कटवाई। मार्शल लॉ के निफाज तक कसूरी साहब खामोश रहे, लेकिन मार्शल लॉ लगते ही उन्होंने फिर से यह मामला उठा दिया। बिल आखिर 24 अक्टूबर 1977 को यह मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा, जहां के चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक हुसैन। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस थे, उनमें से 4 ने सजा बरकरार रखी, 3 ने इख्तलाफ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कानून के मुताबिक उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक से रहम की अपील कर सकते थे, जिसका उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, और बिल आखिर 4 अप्रैल को भुट्टो साहब को फांसी हो गई। हम आपको अपने एक खासे पुराने प्रोग्राम का एक कुछ हिस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुफ्तगू हमारी भुट्टो साहब के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मजीद कुरैशी साहब के साथ, जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ उनके आखिरी दिन, आखिरी लम्हात, यहाँ तक कि आखिरी लम्हा भी गुजारा। यही जो बातें जो भुट्टो साहब ने अपने खत में लिखी हैं, जिसमें नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो साहब का भी तस्करा है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी तस्करा है। ये सारी इंटरेक्शन बेनज़ीर साहिबा से भुट्टो साहब की क्या होती थी, ये सब कुछ आप सुनिए भुट्टो साहब की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हमारे पुराने प्रोग्राम के इस क्लिप से। जब बेनज़ीर साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा की आखिरी मुलाकात हुई भुट्टो साहब से, जी, भुट्टो को और उन दोनों को पता था कि ये आखिरी मुलाकात? जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा और बेगम साहिबा को इकट्ठे ड्योढ़ी में लाया गया, बेनज़ीर साहिबा उस वक्त अपनी चीज़ों की सर्च करवा रही थी, उनका पर्स भी था और वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, और बेगम साहिबा खड़ी थी, और जो पुलिस की कांस्टेबल थी वो इंसिस्ट कर रही थी कि मैंने इनकी जिस्मानी तलाशी भी कर रही हैं, और वो कह रही थी कि मैंने जिस्मानी तलाशी नहीं करवा रही। इसी दौरान उन्होंने सुपरिटेंडेंट साहब से ये इस्तफ़ार किया कि मुझे कंफर्म किया जाए कि हम दोनों को जो आज इकट्ठे लाया गया है, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है। चौधरी यार मोहम्मद साहब ने उस वक्त तो गोलमोल सा जवाब दिया कि हो सकता है। बेगम साहिबा ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे कंफर्म करें है या नहीं है, लेकिन अभी उनको कंफर्म नहीं किया गया था कि हम उन दोनों ख्वातीन को लेकर मुलाकात के लिए चले गए। मुलाकात करने के बाद उनको ये कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, ये आप दोनों की जब वो आखिरी मुलाकात हो रही है तब भुट्टो को भी पता था और इन दोनों को भी बता दिया गया था कि ये आपकी आखिरी मुलाकात। सबसे ज़्यादा इमोशनल कोई लम्हा आया वो वही लम्हा था, वही लम्हा था। भुट्टो साहब खामोशी के साथ ज़मीन पर बैठे हुए अपनी बेटी को देख रहे थे, जो कि ज़मीन पे उनके साथ ही बैठी हुई और थी। इन दो के दरमियान भुट्टो के दरमियान एक जंगला था, लोहे का जंगला था, जिसको दरवाजे को नहीं खोला गया था। बेनज़ीर साहिबा खोला जाता था आम तौर पे तो जब भी मुलाकात होती थी बेनज़ीर साहिबा भी कमरे में चली जाती थी, बेगम साहिबा भी चली जाती थी। उस दिन नहीं खोला गया, और बेनज़ीर साहिबा ने रिक्वेस्ट भी की कि क्या मुझे अपने बाप के गले लगवा कर, नहीं आप इजाज़त देंगे कि मैं गले लगा लूँ, तो वो जंगला जो था वो बाप बेटी के दरमियान हायल रहा। My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. वो बेटी कभी तो बाप का हाथ चूमती, कभी माथा चूमती, और बाप जो थे वो भी बेटी का मुंह भी चूमते, उनका हाथ भी चूमते, और वो करीब होकर रो कर बातें भी करते, जिसमें वो उनको समझाते बुझाते और उनके कान में भी कोई बात करते। बेगम साहिबा कुर्सी पर बिल्कुल साकत बैठी हुई थी, उनकी आंखों से टप टप आंसू रवां थे, और वो बिल्कुल हैरत का एक मुजस्समा बनी हुई नज़र आ रही थी। खामोशी उनके चेहरे पर आया थी। वो मंजर बताइए जब भुट्टो को ये बताया गया कि यू विल बी हैंग्ड। मैं कहा, सर, आई हैव नॉट कम विद अ गुड न्यूज़,
आई हैव कम विद ए वेरी बैड न्यूज़। मुझे कहते व्हाट? सर, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फेस द डेथ। नो, यस, तो व्हेन? मैं कहा जस्ट नाउ। कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा नो। कॉन्फिडेंटली कहते नो। मैं कहा यस। कहते व्हेन? मैं कहा जस्ट नाउ। तो वेयर? मैं कहा इन दिस जेल। तो फिर भुट्टो साहब ने अपने आप को थोड़ा सा खिसका कर और दीवार के साथ अपना यूँ सर लगा लिया और मेरी तरफ देखते रहे। मैंने उनको बूस्ट अप करना शुरू किया कि भुट्टो साहब, यू आर ए ग्रेट पॉलिटिशियन, यू आर ए हिस्टोरियन। आप तो कहा करते थे कि अगर कभी ये वक्त आया कि फांसी का फंदा मेरे गले में लटकाया जाएगा तो मैं उस रस्से को चूम कर गले में डाल लूँगा। नाउ द टाइम हैज़ कम, बी ब्रेव, बी बोल्ड और बी करेजियस, और चल के जाएं और उठकर ये फांसी का जो फंदा है उसको गले में डाल लें। तो कहते हैं हाँ हाँ ऐसा ही करूँगा। हम तो सिर्फ आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की हाकमियत के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और खुदा मेरा गवाह है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान कुर्बानी। मैंने कहा ठीक है, चलें फिर उठ के तैयारी करें। अब ये बज रहे हैं रात के 11 से भी ऊपर का टाइम हो चुका होगा। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे वो भी आ गए। उन्होंने आकर सलाम किया। उनका भुट्टो साहब क्या हाल है? उनका मैं ठीक हूँ। चुनाच ये कह के वो बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान साहब जो थे वो वहाँ पर आए। उन्होंने आकर अपना तारफ़ कराया। भुट्टो साहब अभी इसी तरह दीवार के साथ साथ बस खामोश थे। उन्हें पता है कि अब 3 घंटे बाद या 4 या कुछ घंटों बाद गेम हो जाने। अब वो इस चीज़ को असेस कर रहे थे। अब मेंटली एक्सेप्ट कर लिया भुट्टो ने कि फांसी अभी नहीं किया। अभी भी नहीं किया। अभी भी वो किसी भी मौजे की तलाश में थे। बशीर अहमद खान साहब आ गए। उन्होंने आके अपना तारफ़ कराया कि मैं बशीर अहमद ख़ान हूँ, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूँ। मैं आपकी वसीयत जो है वो अटेस्ट करने के लिए आया हूँ। एंड इफ़ यू हैव टू से समथिंग आई कैन राइट इट डाउन एंड अटेस्ट इट। तो कहने लगे नहीं, जो कुछ मैंने कहना था मैंने कह दिया, विल अब किताबों में लिखी जाएगी। तो जो यार मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि अब आप इनको जाने के लिए तैयार करें, फांसी घाट ले जाने के लिए इनको तैयार करें। पर मैंने भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब, चूँकि फ़ासला बहुत दूर है फांसी घाट का, रात भर बारिश भी हुई है, कीचड़ भी है, अगर आप चल कर ना जाएं तो मैं आपके लिए स्ट्रेचर का इंतज़ाम किया हुआ है, वो मैं ले आऊँ। कहते नहीं मैं चल के जाऊँगा। लेकिन वो लेटे रहे। अब चूँकि वक्त हो रहा है फांसी हो रहा था, भुट्टो साहब लेटे हुए हैं। फिर मुझे कहने लगे कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी मांग रहे थे। मैं बाहर आया। मैंने आके जो यार मोहम्मद साहब से, कर्नल रफ़ी साहब वहाँ मौजूद थे, मैंने कहा जी भुट्टो साहब कहते हैं कि मैंने कॉफ़ी पीनी है। अब चूँकि उनका सामान वगैरह तो वो पैक कर चुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाउ इट्स टू लेट, तो भुट्टो साहब से माजरत कर दे। मैंने जाके भुट्टो साहब को कह दिया कि जी अब इस वक्त कॉफ़ी जो है वो नहीं मिल सकती। इस पर भी भुट्टो साहब चुप कर गए। तो मुझे फिर उन्होंने बुलाया, कहने लगे कि अब इसको ना फांसी घाट लेकर जाओ। इसके बाद फिर सारा अमला, जिसमें जो यार मोहम्मद भी थे, वो भी कमरे के अंदर आ गए। कर्नल उन्होंने आके भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब फिर अब चलें। तो भुट्टो साहब ने अभी तक लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देन यू विल हैव टू कू विद मी। ये बड़े जोश में उन्होंने कहा। तो इस पर चौधरी यार मोहम्मद ने कहा कि अब कू क्या करना है, चलें जी अब इनको लेके चलें। चुनाचे फिर मैंने भुट्टो साहब को स्ट्रेचर पे, यानी तकरीबन ज़बरदस्ती, हाँ यार खुद खड़े नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। फिर उनको स्ट्रेचर पे लिटाया गया। दो ने कंधों से पकड़ा, दो ने पैरों से पकड़ा और डाला कंधे पे, उनको स्ट्रेचर पे डाल दिया। जब ये अमल हो रहा था भुट्टो साहब रेजिस्ट कर रहे थे? नहीं, उन्होंने फिर रेजिस्ट उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन एक्सप्रेशनलेस था भुट्टो। एक्सप्रेशनलेस, उस वक्त बिल्कुल खामोश। और फिर जब जबरदस्ती भुट्टो को उठा के डाला है स्ट्रेचर पे डाला। उनके हाथ पे यूँ हथकड़ी लगाई गई और उनको अब जब हम लेके चल रहे थे तो मैं अब उनके भुट्टो साहब के साथ साथ था। तो मेरी तरफ मुंह करके कहते हैं, पिटी अपॉन नुसरत, शी विल बी लेफ्ट अलोन। ये एक फिक्रा था जो भुट्टो साहब ने रास्ते में कहा। बस जब हम उनको लेकर फांसी घाट के करीब चले गए तो यकदम मेरे जहन में आया कि भुट्टो साहब स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, फांसी तो बहरहाल ये अमल तो होना है। फिर मैंने भुट्टो साहब के कानों पर यूँ हाथ रखे। मैंने कहा भुट्टो साहब, यू आर ए हिस्टोरियन, यू आर ए पॉलिटिशियन एंड नाउ योर हिस्ट्री इज़ बीइंग कंप्लीटेड। वो देखने सामने रस्सा लगा हुआ है, उठें और उठकर चूम कर उस गले में उसको डाल लें। तो भुट्टो साहब
उठ खड़े हुए, स्ट्रेचर से खुद खड़े हुए। मैंने उनको अपने इस दाएं हाथ से उनके बाएं बाजू से पकड़कर साथ आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ मैं उनको फट्टे की तरफ ले आया और भुट्टो साहब कॉन्फिडेंस के साथ उस फट्टे पर आ गए। लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे, या घबराहट है, मायूसी है, गुस्सा है, मुस्कुराहट है, या एक्सप्रेशनलेस है? बिल्कुल चुप हैं। वहाँ पर फट्टे पर आकर वो जो हमने फट्टे पर लाइन लगाई हुई थी, मैंने भुट्टो साहब के साथ कहा, मैंने कहा सर पाँव ऐसे साथ रखें। भुट्टो साहब ने अपने पाँव जो थे, पाँव काँप रहा था भुट्टो को? नहीं, उस वक्त नहीं काँप रहे थे। उस वक्त भुट्टो साहब ने अपने पाँव जो थे, वहशत नहीं थी चेहरे पे? ऐसे लगता था कि अब वो इस सज़ा को कबूल कर चुके हैं और खामोश हो चुके। क्या भी अनअवॉइडेबल है। फिर जब भुट्टो साहब को वहाँ पे खड़ा किया गया तो रस्सा जो था तारा मसीह ने उनके गले में डाला, साथ ही उनको नकाब भी डाल दिया। ओके। अब मैंने भुट्टो साहब को बाएं कंधे से अपने दाएं हाथ से यूँ पकड़ा हुआ था, तो मेरी तरफ यूँ रुख करके कहते हैं मिस्टर कुरैशी। मैं कहा जी सर, इसे हटा दो, नकाब वो हटाना चाहते थे। दिस वॉज द लास्ट वर्ड विच ही अटर्ड, और वो इशारा हुआ और लीवर जो खींच दिया गया और भुट्टो साहब जो थे उनको फांसी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक साहब ने कल एक टेलीविजन इंटरव्यू में एक मजमून जो शाया हुआ था उस पर कमेंट करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और उन्होंने न सिर्फ उस मजमून की तायीद की बल्कि उसी मजमून की बुनियाद पर मजीद कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। हम किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर एज ए नेशन बिलीव करते हैं, हम किस तरह सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देते हैं। कल पाकिस्तान की कौम ने इसकी बड़ी एक आइडियल मिसाल देखी। हमारे साथ रहेगा, आप पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात होंगे। एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें इंसान के लिए मुश्किल हो जाते हैं तय करना कि इस बात पर हंसा जाए या इस बात पर रोया जाए। आगाज़ करते हैं नज़ीर नाजी साहब के आर्टिकल से। ये है नज़ीर नाजी साहब का वो आर्टिकल। सबसे पहले तो आपको ज़रा हम बताएं तो सही ना कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है। इस आर्टिकल में कुछ कहानियाँ बताई गई हैं, कुछ मंजरनामा बताया गया है जिसको नईमुल हक साहब ने एंडोर्स किया। क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, और इस आर्टिकल की हकीकत क्या है ये भी आपको बताते हैं। पहले इस आर्टिकल की कुछ चीज़ें। इसमें नज़ीर नाजी साहब बताते हैं जनाब कि बस इलेक्शंस 2013 के आने वाले थे और सबको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये इलेक्शन तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। अब आप सुनते जाइए और वो कहते हैं ना, देखता जा शर्माता जा। नाजी साहब एक मंजरनामा बयान करते हैं, कहते हैं जनाब रायविंड के शरीफ महलात के आलीशान कमरे का एक मंजर है। सब बैठे हुए, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी बैठे हैं, चौधरी निसार बैठे हैं, इसहाक डार बैठे हैं, शहबाज शरीफ बैठे हैं और एक हाजिर सर्विस हस्ती भी मौजूद है। इशारा जाहिर है जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इशारा किसी ना किसी मुख्तदर इदारे की तरफ होता है। ये सब क्यों बैठे हैं? एक ही नुक्ते के लिए, यह तय करने के लिए कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोका जाए। इलेक्शन होने वाले हैं। चौधरी निसार साहब गुफ्तगू का आगाज करते हैं। निसार साहब कहते हैं कि हमें इमरान खान की मुखालिफत करने के बजाय इमरान खान को अपने साथ मिला लेना चाहिए। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि हमें इमरान खान को कौमी असम्बली की 50 सीटें, पंजाब में सीनियर वजीर और 6 वजारतें और KPK में वजारत आला की ऑफर कर देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार से एग्री करते हैं, बल्कि साथ में कहते हैं कि अच्छा है, इमरान खान का इमेज बहुत क्लीन है, तो अगर हम उसके साथ मिल जाएंगे तो इसका हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ साहब ये सारा मंजर खामोशी से बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। नवाज शरीफ साहब के लहजे में तलखी है और नवाज शरीफ साहब ने इस तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। और वो जो एक और हस्ती बैठी थी किसी इदारे की, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि आप बताइए आपकी इमरान खान के बारे में क्या राय है। कोट अनकोट उस हस्ती ने ख़त्म होते सिगरेट से अगला सिगरेट सुलगाया, लंबा कश लिया और अपनी मखसूस धीमी आवाज़ में कहने लगा कि अगर इमरान खान इस मुल्क के बड़े स्टेक होल्डर बन गए तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए इमरान खान का रास्ता तो रोकना पड़ेगा। इसहाक डार साहब भी इस महफिल में बैठे हैं। अब तक इसहाक डार साहब खामोश थे। इसहाक डार साहब ने ब्रीफ केस हाथ में लिया। ब्रीफ केस सब छपा हुआ है अखबार में, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा। ब्रीफ केस खोला इसहाक डार साहब, ब्रीफ केस से कागजात का एक पलंदा निकाला और कहा आपको पता है क्या होगा अगर इमरान खान वजीर आजम बन गया तो हमें यह सब पाकिस्तान वापस लाना पड़ेगा। और आपको पता है ये सब क्या है? ये $23 बिलियन हैं, $23 बिलियन हैं। ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। क्या आप सब ये बर्बाद करने को तैयार हैं? जब इसहाक डार साहब ने यह कहा तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार लाजवाब हो गए। अब सबका इस बात पर
एग्रीमेंट हो गया कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, चूंकि हर सर्वे बता रहा था कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल हो गए हैं। मीडिया को खरीदने की कोशिश की गई, 74 अरब रुपए दिए गए मीडिया को, 74 बिलियन रुपीस। इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, इमरान खान साहब की जीत यकीनी होती जा रही। ऐसे में एक और हरबा आजमाया गया। उस हरबे का नाम था ताहिरुल कादरी। उसको मैदान में उतारा गया इस आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए। और नाजी साहब लिखते हैं कि असल में तो सब समझ रहे थे कि ताहिरुल कादरी किसी और के आदमी है, एजेंसियों के आदमी है। नहीं, असल में वो नवाज शरीफ साहब के आदमी थे जो कि इमरान खान साहब को नाकाम बनाना चाहते थे। और अगेन कोट अनकोट, कादरी के धरने का सारा खर्चा, बमा कीमे वाले कबाब और 7.5 अरब रुपए कैश नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से अदा किया। 7.5 अरब रुपया। प्लान यह था कि कादरी साहब के धरने को जवाब बना दिया जाए और पाकिस्तान में इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए जाएं। इलेक्शन पोस्टपोन करने के बाद एक मकामी हुकूमत बना दी जाए, निगरान हुकूमत बना दी जाए और 3 साल का अरसा उसको मिल जाए। इस 3 साल के अरसे के दौरान पीटीआई का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, वो धरना भी हो गया नाकाम। इलेक्शंस फिर से करीब आ रहे हैं। सारी एजेंसीज बता रही हैं कि हमारे सर्वे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, इससे बचने के लिए एक उस खेल का आगाज हुआ जिससे इसराइल की तख्लीक के बाद सबसे बड़ी साजिश करार दिया जा सकता है। और उस साजिश का भी तस्करा किया गया है कि वो क्या साजिश हुई। बिलाखिर 11 मई का दिन आ गया, इलेक्शंस के दिन आ गए। तमाम तर हरबों के बावजूद इमरान खान साहब जीतने लगे। जब केपी के इब्तदाई नताइज आ गए तो फिर प्लान, क्योंकि उस नताइज के मुताबिक तो इमरान खान साहब जीत रहे थे, अब प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। नताइज रोक दिए गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स को यरगमाल बना लिया गया और जिसने भी ज्यादा चूं चरा करने की कोशिश की गई उसे निशाने इबरत बना दिया गया। पीटीआई 153 नशिस्तें जीत रही थी और ये बात कल नईम उल हक साहब ने भी कही अपने इंटरव्यू में। 153 नशिस्तें पीटीआई जीत रही थी, लेकिन जब नतीजा मुकम्मल हुआ तो पीटीआई के हाथ में सिर्फ 40 नशिस्तें बची थी। इमरान खान को मुतहर्रिक करने से रोकने के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी हिस्से में इमरान खान को एक प्लांटेड हादसे कार कर दिया गया। आपको याद है, खान साहब गिर गए थे क्रेन से। कह रहे हैं ये भी एक हादसा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इमरान खान ग्राउंड में रहा तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। बहरहाल इलेक्शंस खत्म हुए। इमरान खान ने इलेक्शंस के नतायज के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, यहां तक कि 14 अगस्त के धरने का ऐलान कर दिया। अब सबके हाथ पैर फूलने लगे। एक बार फिर इमरान को नाकाम बनाना था, इसलिए एक बार फिर ताहिरुल कादरी को मैदान में उतारा गया ताकि सारी की सारी तवज्जो ताहिरुल कादरी की तरफ चली जाए। इसी के साथ साथ मॉडल टाउन का वाकया भी करा दिया गया ताकि अगेन सारी की सारी तवज्जो वहां चली जाए। लेकिन फिर भी सारे के सारे मंसूबे नाकाम हुए। धरना चलता रहा और फिर इस धरने को नाकाम बनाने के लिए वो वाकया करवा दिया गया जिसकी वजह से धरना खत्म हुआ। वो वाकया क्या था? एपीएस का वाकया था। लेकिन इस कॉलम का आखिरी हिस्सा और इंटरेस्टिंग है। सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन फिर शरीफ खानदान के आपस के इख्तिलाफात सामने आए। और जब शहबाज शरीफ साहब ने देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी और कैरियर तो अपने भाई पर कुर्बान कर दिया है, लेकिन उनकी औलाद के साथ भी यही हो रहा था, तो शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत जवाब दी गई। अब क्या हुआ? पिंडी का एक हसास इलाका है, उस इलाके का एक ड्राइंग रूम है। यहां बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार, हमजा शहबाज और 2 हाजिर सर्विस हस्ती बैठी हुई हैं। गुफ्तगू, नवाज शरीफ साहब नहीं बैठे हुए। गुफ्तगू का मौजू क्या है? गेट नवाज शरीफ सून। नवाज शरीफ को हटाओ रास्ते से। शहबाज शरीफ ने अपनी कोट के जेब से एक यूएसबी निकाली, मेज पर मौजूद लैपटॉप में वो यूएसबी लगाई, सब लोगों से कहा इस यूएसबी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। उस यूएसबी में वो तमाम तर मालूमात थी जिससे साबित होता था कि कैसे पाकिस्तान की दौलत लूटकर उसे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। उसने बेनामी बैंक अकाउंट्स थे, ट्रांजैक्शन थी, सब कुछ था। शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की, यूएसबी निकाली, अपने साथ बैठे अफसर को हवाले कर दी और ये पैनामा लीक्स की शुरुआत थी। पैनामा लीक्स नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने लीक की और फिर जिस अफसर को दी गई उस अफसर ने जर्मन अखबार से राब्ता किया और जर्मन अखबार को पैनामा लीक्स के हवाले से मालूमात देने वाला कोई और आदमी नहीं था बल्कि वही पाकिस्तानी ऑफिसर था। अब पैनामा का मामला चल रहा है
और नवाज शरीफ को अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। ये है वो आर्टिकल। इस आर्टिकल पर कल जब नईमुल हक साहब से तफसीरा मांगा गया तो उन्होंने ये कहा। सच्ची बात यह है कि इसकी जो तफसीलात थी वो ऐसी तफसीलात थी जिनका इल्म हमें पहले ही से था। तो हमारे जो शकूक व शुबात थे और ये जो तफसीलात थी इसमें कोई नई बात सामने नहीं आई, ये हम जानते हैं और हमारा यकीन है और पहले से जानते थे, शुरू ही से जानते थे कि ये एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और जनरल कियानी इन्होंने मिलकर ये एक स्कीम तैयार की थी जिसके तहत नवाज शरीफ को जिताया गया, जिसके तहत हमें बेशुमार सीटों से महरूम होना पड़ा। ये और उस आर्टिकल में ये बात बिल्कुल सही है कि रात के 12-1 बजे के लगभग नताइज जो थे वो रोक दिए गए और फिर आरोज पर प्रेशर डालकर नतीजे जो थे वो बदलवाए गए। मैं चैलेंज करता हूं जनरल कियानी साहब को इस बात की तरदीद करें। ऐसा सिर्फ पहली मर्तबा कल नहीं हुआ, इससे पहले भी पीटीआई के मुताद्दिद अराकीन ये बात कहते रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस मामले में इंडिया को भी मुलविस कर लिया था। दिखाइए वो क्या कह रहे थे। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब अंधेरे में रात के 12-12 बजे आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इशफाक परवेज कियानी साहब मुलाकातें करते रहे हैं। इस एस्टेब्लिशमेंट ने आलमी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मैंडेट दिलवाया। मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, MI6 और इंडिया, ये पांचों ममालिक और फिर पाकिस्तान के आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो इशफाक परवेज कियानी थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता ओपन किया कि नवाज शरीफ साहब को खुला मैंडेट मिले। लेकिन नजीर नाजी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है वो समय नजीर नाजी साहब का नहीं है और नाजी साहब ने शायद इसकी वजाहत करने की कोशिश भी की है। ये आर्टिकल तो कॉपी पेस्ट है। खुद नजीर नाजी साहब इस आर्टिकल का आगाज इन्वर्टेड कॉमा से करते हैं, जो कि उस वक्त कहा जाता है कि जब कोई चीज आप कोट कर रहे होते हैं। यह आर्टिकल आज से 1 साल पहले लिखा गया था। यह आर्टिकल किसने लिखा था और यह आर्टिकल क्या था, उन्हीं साहब से बात करते हैं। यह आर्टिकल जिसने इतना तूफान बर्पा किया है, आज से 1 साल पहले जाफर हुसैन नामी एक शख्स ने इंटरनेट पर लिखा था। और उसने क्यों लिखा था, आइए जाफर हुसैन साहब से ही बात करते हैं। जाफर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आर्टिकल है जिसने एक की तहलका मचाया हुआ है, जिस पर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात ने इसकी तस्दीक की है और ये नज़ीर नाजी साहब के हवाले से आर्टिकल मशहूर हुआ, अगर से उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में ही शाया किया था ये आर्टिकल, ये आपने कब लिखा था? बदामी भाई, ये पिछले साल अप्रैल में लिखा था मैंने, टू बी एग्जैक्ट 12 अप्रैल को। अच्छा, उसके बाद ये हम सब में छपा था नवंबर 2016 में। अच्छा, और ये बताइएगा कि ये आर्टिकल क्या है, मतलब ये आपकी तहकीकाती सहाफत है या आपने ऐसे ही मिजाह किया है, ये क्या है ये? सर, तहकीकाती सहाफत का मुज़ाहका उड़ाया है सर, मिजाह के वो आप अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक कहानी है, फिक्शन है और इसमें हकीकत तो हो नहीं सकती किसी भी किस्म की। तो लेकिन आपने तो बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया इसमें हकीकत तो हो नहीं सकती, लेकिन आपने देखा कि है भी नहीं माना उसमें हकीकत। और इसकी कवरेज हुई टेलीविजन पे और इस पर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात के तर्जुमान ने तबसरा देते हुए कहा कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हमें तो पता था कि ये सब कुछ ऐसे ही है। बिल्कुल सर, मैं अभी उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, नईमुल हक साहब के बारे में, लेकिन वो गालिब ने जैसे कहा था, खेल बच्चों का हुआ दीदा बीना ना हुआ। तो मैं तो इस पर यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे पढ़ने वाले हैं, मैं काफ़ी देर से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उनको पता है कि ये मिजाज था और ये जो हमारे यहाँ तहकीकाती सहाफ़त के नाम पे जो कुछ होता है उसका एक किस्म का कह लें मुज़ाहका उड़ाया गया था। बाकी नईमुल हक साहब जो समझते हैं वो उनकी समझ का मैं तो जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं आपकी मौजूदगी में इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ताकि लोगों को ये ना लगे कोई एग्जैजरेट हो रहा है, कि आपने एक मजाक किया, बल्कि मजाक उड़ाया जिसको संजीदा लिया गया और उस पर बाकायदा तबसरा आ गया। ऐसा ही हुआ ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और काफ़ी देर बाद आया, 1 साल के बाद आया। वो भी जब नाजी साहब ने इसको छाप दिया उसके बाद आया, उससे पहले तो किसी को पता नहीं था। और नाजी साहब की तहरीर पर आपका क्या तबसरा है? कोई आपको शिकवा है या
उन्होंने तो या यानी उन्होंने जिस अंदाज से इसको मेंशन किया है, आपका उस पर क्या तबसरा है? सर मेरा कोई शिकवा नहीं है, बुजुर्ग हैं, बड़ी देर से हम उनको पढ़ते आ रहे हैं और मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। नाजी साहब ने जो किया, आपका अंदाजा क्या है कि नाजी साहब को तो था अंदाजा ना कि ये एक मुज़हिका वाली तहरीर है जिसको मैं रीप्रिंट कर रहा हूँ, या उन्होंने भी शायद उसको सीरियस लिया है? आपके ख्याल में आपको अंदाजे तहरीर से क्या लगा? सर अंदाजे तहरीर से तो मुझे ऐसा लगा कि वो पहली किस्त के बाद ये मेंशन नहीं करना चाहते थे कि ये कहीं से उठाया गया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों ने कुछ शोर मचाया कि ये तो भाई आपकी तहरीर है और वहाँ पे छपी है, तो उसके बाद शायद उन्होंने उसके बाद में थोड़ा डिस्क्लेमर दे दिया कि ये कोई इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन मैंने लगा दी है। अभी मैं इस पर कोई तबसरा इसके अलावा और कर नहीं सकता, वो तो नाजी साहब ही बता सकते हैं। सही बात। तो मुझे जाते जाते बता दें आपके तासुरात जब आपने देखा। यानी मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं मजाक में कोई एक बात कहूँ और कोई उस पर संजीदा तबसरा कर दे तो मुझे समझ नहीं आएगा, मैं कहूँगा कि हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। तो जब आपने देखा बड़े टेलीविज़न चैनल्स पर इस पर तबसरे दिए जा रहे थे बड़ी सियासी जमात के लोगों के, और उसको इंटरनेशनलाइज भी कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भी मुलविस था, अमेरिका भी था और आर्मी चीफ भी थे और पता नहीं और क्या क्या। तो आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आया? मेरा मासूमाना सवाल है। सर मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया कि जाफर हुसैन अपनी जान बचा ले। तो ये जाफर हुसैन साहब ने अपनी जान बचाई और ये आर्टिकल एक मजाक था, लिटरली एक मजाक था। लेकिन ऐसा भी पहली मरतबा नहीं हुआ, ऐसा इससे पहले भी हुआ था। उसका कौन मरकजी किरदार था, वो इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी अंदाज का एक मजमून जिसे आम ज़बान में सटायर कहा जाता है, जो कि एक तरीका है, राइजुल वक्त है, पूरी दुनिया में लिखा जाता है, जिसमें आप एक संजीदा स्ट्रेट फेस के साथ बात करते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमर होता है। ये अलग बात है कि वो ह्यूमर हमारे यहाँ तो इतने संजीदा तरीन लेवल पर डिस्कस हो जाता है कि उस पर पार्टी मौक़िफ़ आ जाते हैं और पता नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन जाती हैं। जब मलाला का अफसोसनाक वाक़या हुआ था तब नदीम पराचा साहब ने इसी अंदाज का एक सटायर लगा, तो उसमें अजीब व गरीब बातें लिखी थी कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया, और उसको भी लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया था और एक अजीब तमाशा बन गया था। लोगों ने बाकायदा उस आर्टिकल को सबूत के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था कि देखिए इस बात का सबूत है कि ये तो सारे का सारा ड्रामा जो है वो ये ड्रामा था, असल में तो हमला ही हुआ ही नहीं था। उस आर्टिकल में यहाँ तक लिखा था कि जब गोली मारी गई मलाला को तो उसके हाथ में कैचअप की एक साशे था और उसने वो साशे फाड़ लिया और अपने जिस्म से लगा दिया ताकि सबको लगे कि खून है। वो सटायर था, लोगों ने उस पर भी यकीन कर लिया था। मैं नदीम पराचा साहब से फिर ऐसी पे बात करता हूँ। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये आर्टिकल आपने क्या सोच के लिखा था कि चलो ज़रा कुछ तफरी करते हैं, क्या सोच के लिखा था? यार वो एक पार्ट होता है, मतलब कभी कभी मैं सटायर लिखता हूँ और काफी जमाने से लिखता आ रहा हूँ, तो ये उसी का एक हिस्सा था। इससे पहले भी थोड़े बहुत इस तरह हुआ था कि काफी कुछ सटायर पीसेस लोगों ने सीरियस लिए थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इसमें तो हद हो गई थी। हालांकि आपने भी अपने तौर पर हद ही कर दी थी ना, मतलब इस तरह की नाकाबिल यकीन बातें लेकिन लोगों ने आपकी हद की भी हद कर दी, उस पर यकीन किया। इतना हो गया था कि इस पे क्या कहते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में इसके बारे में खबर आ गई थी कि भाई ये पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि एक सटायर को सीरियसली लेके कुछ कंट्रीज की ऑफिशियल न्यूज साइट्स ने और टेलीविजन ने एज न्यूज चला दिया है। आपने तस्वीर का भी सहारा लिया है और उसमें तो आपने अगेन मैं कहूँगा हद ही कर दी। वो जरा आप खुद बताइएगा क्या किया था आपने? जी लगाई, वो एक स्पाइडरमैन की तस्वीर थी जिसको कहा था कि ये एजेंट है जो मलाला को सपोर्ट करता है CIA का, वो स्पाइडरमैन की तस्वीर भी थी। यानी आपने लिटरली स्पाइडरमैन गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया था, छाप दिया था? जी अच्छा जी। और दूसरी तस्वीर थी वो जो हॉलीवुड के एक्टर हैं रॉबर्ट डी नीरो, उनकी तस्वीर भी लगा दी थी, कहा था कि ये हिटमैन है। तो मतलब अगर मेरे हिसाब से तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया था, अगर आप पढ़ते ना उसको आगे तो एक अब्सर्ड चीज। लेकिन मेरे ख्याल में काफी लोग पहले 3 पैराग्राफ में ही लटक गए और फिर आपने जब अगली सुबह देखा कि सोशल मीडिया हो या आवाम हो, पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, बल्कि लोग तो कहने लगे देखा हम नहीं कहते थे ऐसा है मामला, हो गया ना साहब।
अगली सुबह तक तो बात क्या, अगली सुबह तक तो बहुत आगे बात चली गई थी। ये विद इन आवर्स ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था, विद इन आवर्स। इतना हो गया था कि उस जमाने में हम लोग डॉन में ये लगाते नहीं थे कि ये सैटायर पीस है, हमने नीचे लगाना पड़ा स्पेशली, बिकॉज फिर वो ओनर ने कह दिया कि भाई हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। अब आपको मजाक करने से पहले बताना पड़ता है कि प्लीज समझो ये मजाक है, अभी जो शुरू होने वाला है ये मजाक है जी। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी होता है, एक दफा छापे आप, 2 दफा छापे, नीचे लिख दें ये मजाक है, लेकिन फिर भी जो बिलीव करने वाले हैं वो बिलीव करेंगे और करते हैं। अभी हमने आपने रिसेंटली देख लिया ये वाला जो आर्टिकल हुआ पीटीआई वाला। जी जी, इस तरह होता रहा है, इस तरह बीच में काफी और हुए हैं। सही जी, बहुत शुक्रिया पराजा साहब। नाज़रीन, ये सारे का सारा मामला आपके सामने। जिंदगी रही, सेहत रही तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।